नमस्कार मित्रों, मैं अनिल द्विवेदी, एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 99 बधाइयों। जैसा कि आपको अभी लगातार टॉपिक ना आने 1-2 दिन हो गया, गैप हो गया, तो आज का टॉपिक हमने लिया संघीय कार्यपालिका, जिसमें हमने एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। बहुत ही खास टॉपिक है ये। इससे परीक्षा की दृष्टि से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो आपका एग्जाम कोई सा भी हो जनरली। तो संघीय कार्यपालिका, ठीक है, संघीय कार्यपालिका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें मैंने यहाँ पे साफ लिख दिया है भारत सरकार। तो इसका हम जिक्र करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ये बहुत ज्यादा भी पूछ लिया जाता है। संघीय कार्यपालिका से सिर्फ इतना भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 52 से 78 तक और भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसका वर्णन किया गया है, इसका संघीय कार्यपालिका का। ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका को हमने यहाँ पे एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, जिसमें हमने और भी यहाँ पे साफ लिख दिया भारत सरकार। संघीय कार्यपालिका पर भारत सरकार, जिसका या बोल सकते हैं सीधे सीधे संघ कार्यपालिका के 3 अंग हैं, जिसमें बोल सकते हैं सरकार के 3 अंग हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछते हैं। और बहुत ज्यादा ये भी पूछ लिया जाता है कि सरकार के अंगों का वर्णन कीजिए, सरकार के अंग बताइए। तो सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका यहाँ पर विधि निर्माण की बात करते हैं, कानून संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के 2 अंग हैं, जिसमें विधायिका का मतलब है कि कानून निर्माण विधि प्रक्रिया चलती है यहाँ पे। कार्यपालिका, यहाँ पे वो कानून वगैरह यहाँ से लागू होता है। जैसे इसमें कार्यपालिका की प्रमुख रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। कार्यपालिका और विधायिका विधि निर्माण कार्यपालिका में उसको लागू करती है। फिर इसी प्रकार से क्रमगत आपका न्यायपालिका, ये निष्पक्ष है, स्वतंत्र एक न्यायपालिका है हमारे यहाँ पे भारत में। तो इसका कार्य क्या है, अगर किसी प्रकार का नियम कानून बनकर तैयार होता है, फिर लागू होता है, फिर अगर उसका एक उल्लंघन होता है किसी भी प्रकार का, तो न्यायपालिका कार्य जो है उसको न्याय दिलाना और दंडित करना। अगर कानून का कोई उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसको दंडित करती है निष्पक्ष रूप से, जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में हम जानते हैं। न्यायपालिका के हमने 3 चरण बताए हैं। न्यायपालिका को हमने 3 जगह बांटा है, जो उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके निचले स्तर पे उच्च न्यायालय की स्थापना है, फिर वहां पे जिला स्तर पे यानी जिला न्यायालय। नीचे से आप गिनेंगे तो जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने बताया है पॉइंट टू पॉइंट, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल भी शामिल होते हैं। ठीक है, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल शामिल होते हैं। भारत सरकार में संसदीय प्रणाली अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संसदीय प्रणाली है, यहाँ पे लोकतंत्र है, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही सर्वस्व है। तो यहाँ पे क्या है, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है। अगला पॉइंट है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित है। यानी वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में निहित है और उसके मंत्रिमंडल में। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि वास्तविक शक्ति जो है या संघीय कार्यपालिका की वास्तविक जो शक्ति है या वास्तविक शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक वो उसके मंत्रिमंडल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में दूसरी बार फिर आते हैं, तब जय हिंद।